हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। 10 एमसीक्यूज पर डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवरीडे हम आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं। एवरी ट्यूसडे हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज। ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो कि सिविल स्टेप हिमाचल पर चल रहे हैं, जैसे डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन जो सबसे पहले आपके पास आएगा 10:15 बजे मॉर्निंग में। उसके बाद मेंस करंट अफेयर्स 2:15 पीएम। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स 6:15 पीएम पर और जेओए आईटीएसआई एग्जाम 8 पीएम पर। तो ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो कि एवरीडे आप देख सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट इज द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। थर्ड, इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउसहोल्ड सेक्टर। Fourth, it is the income received by 4 factors of production. Options क्या है? A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 1, 2 and 4 only, D all of the above. अब देखिए, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी इज वैल्यू एडेड बाय ऑल दी फर्म्स, एंड जीडीपी की डेफिनेशन ही ये कहती है कि इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एक एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप जीडीपी निकालते हैं तो वो क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो गवर्नमेंट करती है प्लस आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है वो मिसिंग है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकम मेथड से अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी सी। एक्सप्लेनेशन में एक बार आपको दिखा देता हूं। जीडीपी इज द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वैल्यू एडेड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। सो 1 and 2 करेक्ट हो गए आपके। थर्ड में जो कंजम्पशन, यहां पर क्या इसी स्टेटमेंट में क्या नहीं लिया उन्होंने? नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लिए, इसलिए जो स्टेटमेंट थर्ड है वो इनकरेक्ट है। इनकम मेथड से जीडीपी क्या है? जो भी इनकम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हुई है, इट इज द जीडीपी। सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एज इनपुट। Intermediate goods are capital goods. Select the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, या D neither 1 nor 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, neither 1 nor 2। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, ये बात तो ठीक है, बट ये जो कहा है इन्होंने आर नॉट यूज एज इनपुट, ये बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, गुड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंजम्पशन एंड कैपिटल। कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, लेकिन वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप स्विंग मशीन पर काम कर रहे हैं, है ना, आप कपड़े बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्विंग मशीन जो है उस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी या उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो कैपिटल गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बट they don't get transformed or they don't get de-shaped in the production process. Intermediate goods क्या होते हैं? They are not final goods, they are semi finished products,
है ना, विच आर कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं तो उसमें जो शुगर है वो क्या होगी, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा जो कि उसमें कंज्यूम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी पार्ट ऑफ फर्स्ट इंडियाज जीडीपी, सेकंड चाइनाज जीएनपी। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या डी नाइदर 1 नॉट 2। देखिए जीडीपी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी टेरिटरी के अंदर हो रही है एंड इट इज एडिंग वैल्यू टू योर इकोनॉमी, तो वो आपकी जीडीपी में क्या कहोगी, इंक्लूड होगी, भले से वो उसकी नेशनलिटी कुछ भी हो, चाहे वो चाइना का बंदा हो, जापान का हो, यूएसए का हो, यूके का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है तो वो आपकी जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगी। तो इंडिया के जीडीपी में तो इंक्लूड होगा। अब बात आती है चाइना जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है जीएनपी में, आपकी नेशनैलिटी। अब क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है और चाइना का कोई ओनर है जो कि उसको चला रहा है, तो अगर वो चाइनीज कंपनी अपने प्रॉफिट कुछ लेकर के जाती है वापस, तो इसलिए जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आ रहा है वो चाइना की जीएनपी में भी इंक्लूड होगा। क्योंकि जीएनपी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी नेशनैलिटी, ना कि ये कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जो है वो इंक्लूड होगा, इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा उस चाइनीज कंपनी का बिजनेस और चाइना की जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि बोथ 1 and 2। मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रही है तो प्लीज बेयर विद मी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं ऑन सच गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपका कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका जीडीपी का कितना हिस्सा जो है वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होने में जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी बी, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है इट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स सर्विसेज जो है आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपने कंज्यूम कर ली है तो वो कैसे हेल्प करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह जब शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो तो सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नया प्रोडक्शन हो जाता है, तो इसलिए वो भी इसमें नहीं आएगा। सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स। इन्फ्लेशन डेटा इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेकेंड, द बेस ईयर इज 2011-12। थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज रिलीज्ड फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट्स एंड यूटी सेपरेटली ऑन मंथली बेसिस। करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ दी अबव। इंडिया में प्रेजेंटली 4 तरह के सीपीआई जो है वो पब्लिश होते हैं। एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक होता है सीपीआई रूरल लेबर, एक होता है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर। ये तीनों ही कौन पब्लिश करता है? इनको पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और चौथा होता है सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड, जिसको कि कौन पब्लिश करता है? जिसको पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है,
दूसरा स्टेटमेंट बेस ईयर की अगर आप बात करें वो 2011-12 है, ये भी करेक्ट है। जो भी इन्फ्लेशन, चाहे वो WPI हो चाहे वो CPI हो, उनका बेस ईयर 2011-12 है। आपकी GDP कैलकुलेशन के लिए भी बेस ईयर 2011-12 ही है। तो आप ध्यान में रखिए कि इंडिया में जो भी अभी अकाउंटिंग हो रही है, चाहे वो GDP की हो चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, उसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 ही है। इट इज रिलीज्ड फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट्स एंड यूटीज सेपरेटली ऑन मंथली बेसिस। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि मंथली बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है और ऑल इंडिया लेवल पर भी कैलकुलेट होता है और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी सेपरेटली अलग से कैलकुलेट होता है। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं CPI के बारे में, ये तीनों ही करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस इन्फ्लेशन इंडाइसेस पब्लिश्ड इन द कंट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि WPI डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन द सर्विसेज। सेकंड, CPI रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, CPI एंड WPI रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो। CPI does not represent the inflation in capital and intermediate goods। अब ऑप्शंस पर एक बार नजर डालते हैं। A 1 and 2 only, B 1, 2, 3 only, C 2, 3 and 4 only, या D all of the above। अब इनके बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो WPI होता है उसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ओनली गुड्स का प्राइस लेवल क्या चेंज हो रहा है, और वो भी होलसेल लेवल पर, इसलिए उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है। करंटली इसमें कितने गुड्स हैं WPI में? देयर आर 697 गुड्स, जो कि डिवाइड होते हैं इनटू मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर। ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर। ये तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं किसके? WPI के। बेस ईयर इज 2011-12। पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इसको पब्लिश करता है। ये भी मंथली बेसिस पे ही पब्लिश होता है। CPI की बात करें तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक रिटेल लेवल पर या कंज्यूमर लेवल पर देखता है कि जो एक आम कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है उसके प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गुड्स भी इंक्लूड होते हैं और सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। इसका बेस ईयर भी 2011-12 है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको NSO पब्लिश करता है। अभी हमने देखा पीछे। CPI एंड WPI रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब CPI और WPI हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन से गुड्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए, चाहे वो इंडिया में बने हो चाहे वो बाहर से इंपोर्ट हुए हो। इसी तरह से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें जो हम गुड्स देख रहे हैं उसमें भी इंपोर्टेड गुड्स हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। CPI does not represent the inflation in capital and intermediate goods। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि CPI क्या देखता है? It sees the price changes in the goods and services consumed by the consumer। तो ये जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है सिर्फ उन्हीं के बारे में देखता है। कैपिटल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, आपके प्राइस चेंजेस के बारे में नहीं बताएगा। तो फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स में भी कौन से? जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज है उनके बारे में। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री रिमेन्ड द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर मर्चेंडाइज इन द लास्ट ईयर। ये इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से मैंने क्वेश्चन लिया है। A UAE, B चाइना, C UK
या डी यूएसए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वहां से जो भी डेटा या ट्रेंड देखने को मिलता है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए। इसका ऑप्शन है डी, यूएसए हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया रशिया ट्रेड। ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि अभी देखिए जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके बाद जो है इंडिया रशिया या फिर इंडिया यूक्रेन इस तरह की कोई अगर इकोनॉमिक हमारा एंगेजमेंट है तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस विद रशिया, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट से, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया आर मेनली राइस एंड शुगर। थर्ड, इंडियाज इंपोर्ट्स आर क्रूड एंड डायमंड। ऑप्शंस देखते हैं। 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 3 ओनली। अब देखिए इंडिया का ट्रेड सरप्लस तो नहीं है रशिया के साथ, क्योंकि हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स रशिया से बहुत ज्यादा है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस तो नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, तो आपका ये ऑप्शन तो चला गया। सेकंड कहता है इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया आर मेनली राइस एंड शुगर। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका सेकंड भी चला गया और ये भी चला गया। तो आपका जो ऑप्शन है वो सिर्फ 3 ही बचता है, ये ऑप्शन डी ही बचता है। तो आपका आंसर होगा, आंसर इज डी 3 ओनली। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में। 2020-21 का ये ट्रेड डेटा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था रशिया को वो $2.6 बिलियन था। इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो $5.5 बिलियन थे। तो इसका मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं बल्कि ट्रेड डेफिसिट है। द मेन प्रोडक्ट्स दैट इंडिया एक्सपोर्टेड टू रशिया वर पैकेज्ड मेडिकमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स और टी। ये हमारे मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स है, ना कि राइस और शुगर। और हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से? क्रूड पेट्रोलियम, कोल, ब्रिकेट्स, डायमंड्स, है ना। और उसके बाद सबसे बड़ा डिफेंस वेपन्स। रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, फॉलोइंग ओनली द यूएसए। फॉर रशिया इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड फॉर इंडिया रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हेन इट कम्स टू आर्म्स ट्रांसफर। बिटवीन 2000 and 2020 रशिया अकाउंटेड फॉर 66.5% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स। तो ये जो है रशिया और इंडिया का बायलेटरल ट्रेड के बारे में जानकारी थी। ये इशू क्योंकि कंटेम्परेरी है, काफी रिसेंट न्यूज में चल रहा है इंडिया रशिया, तो इसलिए मैंने इसके रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन यहां पर डाला है। 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से बनाया गया है। इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रो मोर इन 2021-22 एज कंपेयर टू ग्रोथ इन टोटल इंपोर्ट्स। सेकेंड, in 2021-22 both exports and imports have crossed the pre-pandemic level. ऑप्शंस देखते हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 and 2। तो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये इनकरेक्ट है, तो आपका 1 भी नहीं हो सकता है और ये सी भी नहीं हो सकता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 2 ओनली। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे वो ग्रो हुए बाय 16.5% और जो आपके इंपोर्ट्स थे वो ग्रो हुए 29.4%। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंपोर्ट ज्यादा तेजी से ग्रो हुए एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। बट बोथ हैव सरपास द करस्पॉन्डिंग प्री पैंडेमिक लेवल्स। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, ये प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा ही हुई है। यानी एक्सपोर्ट्स भी आपके प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा ग्रो हुए हैं और आपके इंपोर्ट्स भी। इसीलिए जो ऑप्शन 2 था आपका वो करेक्ट था और ऑप्शन 1 इनकरेक्ट था, जो कि ये कह रहा था कि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा तेजी से ग्रो हुए एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। 10th क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इन नॉमिनल जीवीए हैज इंक्रीज्ड in 2021-22 as compared to the pre-pandemic year. The percentage share of industries in nominal GVA has decreased in 2021-22 as compared to the pre-pandemic year.
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। ये डेटा भी मैंने कहां से लिया है, आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया है। जो पहला स्टेटमेंट है कि शेयर जो है सर्विसेज का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा डिक्रीज हुआ है। द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉमिनल जीवीए हैज डिक्रीज्ड, ये भी गलत है। डिक्रीज नहीं हुआ है बल्कि इंक्रीज हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी। अब मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स थे उनका प्री पैंडेमिक यानी कि 2019-20 में 18.4% उनका शेयर था इन नॉमिनल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, 2021-22 में वो कितना हो गया, 18.8%, यानी कि थोड़ी सी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। जो इंडस्ट्री है उसका भी शेयर 26.7 से बढ़कर कितना हुआ है, 28.2%, यानी कि घटा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा ही है। सर्विसेज की अगर आप बात करें तो वो 55% था 2019-20 में, घट के कितना हो गया, 53%, यानी कि सर्विसेज का शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो ये ऐसा डेटा है थोड़ा सा जो आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए जो कि पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस है वो पता आए होंगे और आपकी नॉलेज को वाइडन किया होगा। नेक्स्ट वीक फिर से 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे ऑन ट्यूसडे। तो जो है आप जो भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं सिविल स्टेप हिमाचल के, उनको आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।